Hello, everybody, and welcome to my channel Learn with Piyush. तो पिछली लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि चार्ली जो है वो बता रहा था कि वो कब खोया और कैसे खो गया। और अब इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे, हम ये जानेंगे कि जब वो खो गया उसके बाद उसके साथ क्या क्या घटनाएं हुई, उसने क्या क्या चीज़ें देखी, क्या क्या चीज़ें नोटिस की। तो वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, जानेंगे। और आज मैं कोशिश करूँगा कि इस पार्ट 2 में ही मैं इस चैप्टर को रैप अप कर दूँ, और ताकि पार्ट 3 ना बनाना पड़े और आपको थोड़ा सा लेंदी वीडियो होगा। सो काइंडली अच्छे से देखना वीडियो, ताकि पूरी चैप्टर तुम्हें समझ आए अच्छे से। और हाँ, एक चीज़ और, जो पिछली वीडियो में मैंने एक गलती की थी वो ये थी कि 20th सेंचुरी के पास, 20th सेंचुरी वहाँ पे एक वर्ड था, ट्रेन्स जो वहाँ पे 20th सेंचुरी के थे, वहाँ मैंने 12th सेंचुरी बोला था। तो आप लोग कृपया उसको इग्नोर कर देना। और बाकी सारी चीज़ें सही थी, बहुत अच्छी थी। और आज हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे, द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगैन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग बट आई केप्ट ऑन वर्किंग। अब चार्ली कह रहा है कि जिस कॉरिडोर में मैंने एंटर किया वो लेफ़्ट की ओर मुड़ रहा था और इस साथ ही साथ डाउनवर्ड भी जा रहा था। अब चूंकि थर्ड लेवल है तो ऑब्वियसली वो सेकेंड लेवल के नीचे होगी, तो वो डाउनवर्ड ही जाएगी, लेकिन साथ ही साथ वो लेफ़्ट की तरफ भी एंगलिंग, मतलब एंगल उसका लेफ़्ट की तरफ भी था। और चार्ली को लगा कि शायद ये गलत है, लेकिन वो ये सोचा और फिर वो चलते गया, वो आगे बढ़ते गया। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स एंड आई डिडंट पास अ सोल। वो कहता है, चार्ली कहता है कि ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप। मतलब वहाँ पे उसको ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे और कोई नहीं है, बल्कि सिर्फ वही है, और उसको सिर्फ उसी के पैरों के निशान, चलने के जो आवाज़ थे, चलने के फुट स्टेप्स के जो साउंड होते हैं, उसको सिर्फ वही सुनाई दे रहा था। एंड ही डिडंट पास अ सोल, ही डिडंट पास अ सोल। अब इस यहाँ पे डिडंट पास अ सोल का मतलब प्रॉपर आत्मा नहीं हुआ। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी भी एक भी ऐसे आदमी, एक भी वहाँ पे कोई भी प्राणी या आदमी वहाँ पे उसको नहीं मिला जिसके बगल से, जिसके सामने से वो गुजरा हो, यानी कि वो रास्ता पूरा सुनसान था। Then I heard that sort of hollow roar ahead that means open space and people talking. उसके बाद वो कहता है कि फिर जब मैं आगे बढ़ा, फिर उसको थोड़ी सी घुनघुनाहट, जो कहीं पे आपने गौर किया होगा कि कहीं पे अगर बड़ा हॉल है तो वहाँ पे अगर 4-5 लोग, 10 लोग, 20 लोग अगर झुंड बना के बातें कर रहे हैं कहीं कहीं पे, तो आपको एक वो गुनगुनाहट सी आवाज़ सुनाई देगी अगर आप दूर से आ रहे हो तो वही कहता है कि मुझे फिर बाद में ऐसी ही कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जैसे कि कोई खाली स्पेस हो और लोग वहाँ पे आपस में बातें कर रहे हैं। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, उसके बाद टनल जो है वो कुछ ज़्यादा ही लेफ्ट मुड़ा। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब वो कहता है कि उसके बाद वो जो टनल था जिसके थ्रू वो जा रहा था, वो एक शार्प लेफ़्ट टर्न होती है, लेफ़्ट की ओर टर्न होती है, और उसके बाद वो सीढ़ियों से थोड़ा और नीचे आता है और फाइनली वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर। एक सेकंड के लिए उसे लगा कि शायद वो सेकेंड लेवल पे दोबारा से आ गया है, लेकिन उसने फिर देखा कि वहाँ के जो रूम्स थे वो बहुत छोटे थे। देयर वेयर फ्यूअर टिकट विंडोज़ एंड ट्रेन गेट्स, और वहाँ पे टिकट, जहाँ पे हम टिकट काउंटर होती है, जहाँ पे हम टिकट कटवाते हैं ट्रेन्स की, वो टिकट काउंटर्स चाहे रूम, वो जो थी वो वहाँ पे कम ही थी, कुछ ही थी, जबकि सेकेंड और फर्स्ट लेवल पे बहुत ज़्यादा थी। एंड ट्रेन गेट्स, और ट्रेन गेट्स भी वहाँ पे बहुत कम थे, ज़्यादा नहीं थे एज़ कम्पेयर टू द लेवल फर्स्ट एंड द लेवल सेकेंड। एंड द इन्फॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, और जो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन बूथ थी, जहाँ पे हमें पता चलता है कि अच्छा ये ट्रेन इतने बजे आएगी या ये ट्रेन इतनी देर लेट है, वो इन्फॉर्मेशन बूथ जो थी
जो कि सेंटर में थी वो लकड़ी की बनी हुई थी और कुछ पुराना टाइप दिख रहा था वो, आई मीन कि वो ओल्ड स्टाइल के इंफॉर्मेशन बूथ थे। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड एंड अ लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स। और जो उस इंफॉर्मेशन बूथ में जो आदमी था उसने इंफॉर्मेशन बूथ में जो आदमी था उसने ग्रीन आई शेड पहना हुआ था और लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स। अब ये दो चीज़ें हैं जिनका मैं पिक्चर आपको दिखाऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा कि ग्रीन आई शेड क्या होती है और लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स क्या होती है। वेट, तो जैसा कि तुम देख सकते हो ये है लॉन्ग ग्रीन आई शेड। ये आई शेड ये ग्रीन कलर की होती थी, ऐसे ही लोग पहनते थे उस टाइम पे। और ये इसलिए हुआ करती थी क्योंकि वहाँ उस टाइम की जो लाइटें थी उस टाइम पे वो शायद आँखों को हार्म पहुँचा सकती थी, इसीलिए वहाँ पे इस टाइप के ग्रीन आई शेड जो थे वो लोग पहना करते थे। और जो उसने स्लीव प्रोटेक्टर्स की बात की है वो स्लीव प्रोटेक्टर्स कुछ इस टाइप के हुआ करते थे। ये देखो, ये जो है ये इस तरीके की ब्लैक कलर की स्लीव प्रोटेक्टर्स हुआ करती थी। शायद उनका कोई काम कुछ उस टाइम पे ऐसा हुआ करता था जिसके कारण उन्हें स्लीव्स को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती थी, इसीलिए ये इस टाइप के स्लीव प्रोटेक्टर्स का यूज़ किया करते थे। तो वो जो इन्फॉर्मेशन बूथ में जो आदमी खड़ा था उसने वही ग्रीन आई शेड जो भी मैंने तुम्हें दिखाया वो और लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स पहन रखा था। द लाइट्स वेयर डिम एंड द शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग। और वहाँ के जो लाइट्स थे, रोशनी थी वहाँ की, वो थोड़ी डिम थी और शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग इन द सेंस, फ्लिकरिंग का मतलब होता है वो जो लाइट्स होती हैं जो कभी कभी जलती हैं कभी कभी बुझती हैं, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, जिसको हम भुकाना भी कहते हैं एक तरीके से। जो डिम होती हैं, कभी कभी ब्राइट होती हैं, कभी डिम कभी ब्राइट, और वो तेज़ी से होती रहती हैं। जैसे कई बार तुमने हॉरर मूवीज़ में देखे होंगे लाइट्स, वो जो मरकरी होती हैं वो फ्लिकर करती रहती हैं, तो वही फ्लिकरिंग ऑफ लाइट वहाँ भी दिखा उसे, चार्ली को। देन आई सॉ वाई दे वेयर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। तब वो कहता है कि तब मुझे पता चला कि यहाँ की लाइट्स ऐसी क्यों हैं। उसने देखा कि वहाँ पे एक ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थे बहुत सारे, जिसकी वजह से वो जो फ्लिकरिंग ऑफ लाइट था वो हो रहा था। ये ओपन फ्लेम गैस लाइट्स क्या होते हैं वो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। ओपन फ्लेम गैस लाइट्स ये कुछ इस तरीके से हुआ करते थे, जिसमें कि ओपन फ्लेम इसलिए क्योंकि इसमें फ्लेम देखो, अगर तुम गौर से देखो इसमें फ्लेम जो है वो सीधी, मतलब वो डायरेक्टली इसमें फ्लेम जल रही है, इसमें कोई ऐसे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं किया गया, इसमें किसी फ्यूल की मदद से डायरेक्ट जो है वो फ्लेम जलती थी। और तुम्हें पता है फ्लेम कैसे जलती है, फ्लेम फ्लिकर करेगी, आग की लपटें फ्लिकर करती हैं, ठीक उसी तरीके से ये भी जो है वो फ्लिकर करती थी। तो चार्ली यही कह रहा है कि इसकी वजह से वहाँ पे लाइट फ्लिकर कर रहे थे, उसने बाद में देखा। अब कह रहा है देयर वेयर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर। अब ये ब्रास स्पिटून्स क्या है, ये जो यहाँ पे ब्रास स्पिटून्स हैं ये क्या है, ये मैं तुम्हें बताता हूँ कि उस टाइम पे जो अमेरिका में जैसे अभी इंडिया में कहीं भी च्यू करके कुछ भी फेंक देते, जैसे पानी खा रहा है कोई, वो कहीं भी च्यू करके कहीं भी पब्लिकली फेंक देते हैं नॉर्मली अभी भी। लेकिन अमेरिका में उस टाइम पे ऐसा करना बैन था, और वो लोग उसके लिए उन्होंने ज़मीन पे ब्रास स्पिटून्स रखे थे। और ब्रास स्पिटून्स कैसे होते हैं वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, इस तरीके की होती हैं ब्रास स्पिटून्स, जिसमें लोग च्यू करके कुछ भी स्पिट करते थे। स्पिटून्स ब्रास की बनी हुई बर्तन जिसमें लोग स्पिट करते थे, उस टाइम पे फ्लोर पर रखी हुई थी, इसे हम कहते हैं ब्रास स्पिटून्स। तो इस टाइप की जो थी वो ब्रास स्पिटून्स वाली वहाँ पे बर्तन अवेलेबल थी फ्लोर पे। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई। और कह रहा है कि स्टेशन के अक्रॉस एक रोशनी मेरे आँखों में आती है। एक होती है ना वो चमकदार रोशनी, वो रोशनी उसके आँखों में आती है। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट।
अब वो कहता है कि एक आदमी था जो अपने वेस्ट के पॉकेट से एक गोल्ड की वॉच, सोने की घड़ी निकाला उसने। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने कवर ओपन किया। उस टाइम पे गोल्ड, उस टाइम पे जो घड़ी थी उसकी पिक्चर मुझे नहीं मिली, लेकिन उस टाइम पे जो घड़ी थी वो ऐसी हुआ करती थी कि ये घड़ी है एंड देयर यूज टू बी अ कवर ओवर दिस, और ये कवर जो है इसके ऊपर ऐसे इसके ऊपर लग जाती थी, इसके ऊपर ऐसे ये कवर ढक जाता था। तो उस टाइप की वहाँ पे उस टाइम पे घड़ियाँ हुआ करती थी लोगों के पास, उस टाइम पे उस टाइप की घड़ी होती थी। तो उसने वो घड़ी निकाला जिसकी चमक चार्ली की आंखों में पड़ी, जिससे कि उसने उधर देखा, उसकी ओर उधर ध्यान गया उसका। कहता है कि ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने क्या किया, उस घड़ी के कवर को खोला, ग्लेंस्ड एट हिज वॉच, अपने घड़ी की ओर देखा उसने, एंड फ्राउंड मीन्स होता है आईब्रोज चढ़ाना। जब कोई आदमी किसी टेंशन में हो या चिंतित हो तो वो अपनी आईब्रोज जो है वो चढ़ा लेता है। नॉर्मली हम भी करते हैं ऐसे। हो सकता है चार्ली ने सोचा, हो सकता है उसे कहीं जाना हो और वो लेट हो रहा हो, इसलिए वो चिंतित था। ही वोर अ डर्बी हैट, अ ब्लैक 4 बटन सूट एंड विथ टाइनी लेपल्स, एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार माउस स्टिक। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि कह रहा है चार्ली कि ही वोर अ डर्बी हैट, अ ब्लैक 4 बटन सूट विद टाइनी लेपल्स, एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार माउस स्टिक। मतलब कि ये उस इंसान की जो है, उस इंसान का उसने क्या क्या पहन रखा था उसको डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे चार्ली, कि उसने एक डर्बी हैट पहन रखी थी। अब डर्बी हैट किस प्रकार की होती, ये देखो, ये इस तरह की हैट जो है उस टाइम पे लोग पहना करते थे, और इसे हम कहते थे, इस टाइप की हैट को हम कहते थे डर्बी हैट, जो कि उस आदमी ने भी पहन रखा था। चार्ली ऐसा बता रहा है। और उस आदमी ने क्या पहन रखा था, ही वोर अ ब्लैक 4 बटन सूट विथ टाइनी लेपल्स। अब ये ब्लैक 4 बटन सूट विथ टाइनी लेपल्स कैसे होते थे उस टाइम के, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये इस टाइप के सूट हुआ करते थे। इमेज थोड़ी क्लियर नहीं है बट समझ में आ जाएगी। ये 4 बटन्स हैं यहाँ पे लगे हुए हैं, अगर तुम ठीक से देखो तो ये 1 2 3 4 बटन यहाँ लगे हुए हैं। और ये जो लेपल हम इसको कहते हैं, कोट्स में तुमने देखे होंगे कि इस तरीके की लेपल्स होती हैं। तो कई कोटों में ये लेपल्स बहुत लंबी होती हैं, लेकिन उस टाइम के कोट में जो उस आदमी ने पहन रखी थी उसमें ये टाइनी लेपल्स थे, ऐसे छोटे लेपल्स, जो कि चार्ली के ज़माने में, जो चार्ली रह रहा था उस टाइम के ज़माने की नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें चार्ली नोटिस करता है। और एक चीज़ वो और नोटिस करता है कि उसके पास बिग ब्लैक हैंडल बार माउस स्टिक थी। अब हैंडल बार जैसी मूछें कैसी होती हैं वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, ये इस तरीके की मूछें जो होती हैं इसे हम कहते हैं हैंडल बार माउस स्टिक्स। ये जो इस तरीके की मूछें होती है, ये नीचे ऐसे हैंडल बार की तरह जो नीचे आई होती हैं, इसे हम कहते हैं हैंडल बार माउस स्टिक, जो कि उस आदमी ने भी रखी हुई थी इस टाइप की मूछें। तो चार्ली यही सोचता है कि चार्ली जो है वो 1950s का आदमी है, लेकिन चार्ली कहता है ये सारी चीज़ें तो 1890s में थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात आ रही थी कि हो सकता है मैंने टाइम ट्रैवल कर लिया हो। उसके बाद वो कहता है देन आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग। ये देखो, यहाँ पे उसने कहा कि फिर मैंने आसपास चारों ओर देखा और मैंने नोटिस किया कि वहाँ के जितने भी लोग थे वो सारे 1890 में जैसे लोग कपड़े पहनते थे, उन्होंने वैसे ही आउटफिट्स और उनकी जो रंग रूप रेखा जो भी कह सकते हो, वो सारी 1890s के टाइम की थी। आई नेवर सॉ सो मेनी बियर्ड, साइड बोन्स एंड फैंसी माउस्टेक्स इन माई लाइफ। अब वो कहता है मुस्टैक्स इन माई लाइफ, वो कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी इतने ज़्यादा दाढ़ी, इतनी ज़्यादा मतलब बियर्ड्स, साइड बर्न्स और फैंसी मुस्टेक्स, मतलब अलग अलग तरीके की मूछें मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। अब ये साइड बर्न्स, यहाँ पे एक वर्ड है साइड बर्न्स, क्या होता है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। साइड बर्न्स वो होती है जो मूछ दाढ़ी के साथ अटैच होती हैं। ये देखो इस टाइप की, ये इसे हम कहते हैं इसे हम कहते हैं साइड बर्न्स,
जो मूछ और दाढ़ी अटैच होती है उसे हम कहते हैं साइड बर्न्स। तो उस टाइम के लोग जो थे उनके पास साइड बर्न्स उन्होंने रखे हुए थे अपने फेस पे। अब कहता है अ वुमेन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट। अब कहता है कि एक औरत थी जो कि ट्रेन के गेट से बाहर आई। शी वोर अ ड्रेस विथ लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन्ड शूज़। अब देखो यहाँ पे इसने भी कुछ बहुत सारी चीज़ें ही पहन रखी थी। अ वुमेन, एक औरत जो थी उसने क्या क्या पहन रखा था? शी वोर अ ड्रेस विथ लेग ऑफ मटन स्लीव्स। लेग ऑफ मटन स्लीव्स क्या होता है? एंड स्कर्ट्स तो तुम सभी जानते हो। और उसने हाई बटन्ड शूज़ भी पहन रखे थे। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि लेग ऑफ मटन स्लीव्स क्या होते हैं और हाई बटन्ड शूज़ क्या होते हैं। देखो, इस तरीके के सूट को हम कहते हैं लेग मटन स्लीव सूट्स, जिसमें कि उनकी स्लीव्स इस टाइप की हुआ करती थी उस टाइम पे। और उसने क्या पहन रखा है? हाई बटन शूज़। हाई बटन शूज़ कैसे होते हैं वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, ये इस तरीके के शूज़ जिसमें कि बटन जो है वो बहुत ऊपर तक गई होती हैं, बहुत ऊपर तक। ये देखो, अगर तुमने गौर करा होगा कि नॉर्मल शूज़ में बटन यहाँ तक आई होती है, नॉर्मल शूज़ में बटन जो है वो यहीं तक आई हुई होती है, लेकिन इस शू में ये जो है ये हाई पूरी ऊपर तक इसकी बटन जो है वो लगाई गई हैं। तो इस टाइप के शूज़ को हम कहते थे हाई बटन्ड शूज़, उस टाइम के लोग जो पहनते थे। तो चार्ली ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर रहा है। उसके बाद चार्ली कहता है कि बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्प्स ऑफ लोकोमोटिव, a very small career and ives locomotive with a funnel shaped stack, and then I knew। अब वो कहता है कि जब बैक ऑफ, और उसके पीछे मैंने देखा ऑन द ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स पे उसने देखा कि वहाँ पे लोकोमोटिव थे। लोकोमोटिव मतलब वैसी ट्रेनें जो कि कोयले पे चलती थी उस ज़माने में, 1890s के ज़माने में। तो चार्ली कहता है कि मैंने उस टाइम पे वो लोकोमोटिव देखा जो कि वेरी स्मॉल करियर एंड आइव्स लोकोमोटिव थी। करियर एंड आइव्स उस टाइम की कोई कंपनी थी जिनकी ट्रेन्स आती थी। तो वही कह रहा है कि वो करियर एंड आइव्स जो कंपनी थी उसकी ट्रेन उनके जो जैसे ट्रेन थे वैसे ही दिख रहे थे बिल्कुल, जिनमें कि एक फनल शेप्ड स्टैक था। और ये फनल शेप्ड स्टैक कैसा होता है वो तुम्हें पता ही होगा। फनल शेप्ड स्टैक ये कुछ इस तरीके का दिखता है। ट्रेन के ऊपर में ये इस तरीके की फनल टाइप की जो है वो उसमें वो लगी होती हैं चिमनी, जिसके थ्रू धुआं जो है बाहर निकलता है। तो वही कहता है फनल शेप की उसकी जो थी ट्रेन के ऊपर में वो एग्जॉस्ट लगी हुई थी। एंड देन आई न्यू, अब उसके बाद वो कंफर्म हो गया कि हाँ वो थर्ड लेवल पे ही है और वो उसने टाइम ट्रेवल कर लिया है और 1950 से वो सीधे 1890s में चला गया है। अब आगे कहता है चार्ली, टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय एंड ग्लेंस्ड एट हिज स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट। अब कहता है मुझे और तसल्ली चाहिए थी, इसीलिए मैं एक न्यूज़पेपर जो न्यूज़ बेचता था, न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का था वहाँ पे खड़ा था, उसके पास गया और उसके बंडल, तुमने गौर करा होगा बंडल जब वो भारी होता है तो वो क्या करते हैं नीचे रख देते हैं, उनके पैरों के पास बंडल होता है। तो उस बंडल पे उसने नज़र घुमाई और इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। और फिर उसने गौर किया कि वो न्यूज़पेपर जो थी वो द वर्ल्ड नाम की न्यूज़पेपर थी जो कि बहुत सालों से पब्लिश नहीं की गई है और वो न्यूज़पेपर 1890s के टाइम की थी। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और उसकी जो लीड स्टोरी होती है ना, कहते हैं ना मेन सुर्खी ऑफ द पेपर, जो मेन न्यूज़ था हाईलाइट, उसमें उसने उस न्यूज़पेपर में प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ कहा गया था। I have found that front page since in the public library files and it was printed June 11, 1894। और ये जो है चार्ली कहता है कि मैं इस टाइप के फ्रंट पेजेस जो हैं वो पब्लिक लाइब्रेरी के फाइल से मैंने देखे हैं और उस पे डेट्स जो लिखी होती थी वो थी 11 जून 1894।
मतलब कि अब तो ये पक्का था कि उसने टाइम ट्रैवल कर लिया है और 1890s के टाइम में चला गया है वो चार्ली। आई टर्न टूवर्ड द टिकट विंडोज नोइंग दैट हियर। अच्छा एक सेकेंड, अब यहाँ पे अभी जितनी भी चीज़ें, ये जो यहाँ से पैरा है, जब उसने डिस्क्राइब करना शुरू किया कि द कॉरिडोर आई वॉज बिगिन, यहाँ से लेके और अभी आगे और भी है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो मैंने तुम्हें यहाँ तक पढ़ाया है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब द एम्बियंस ऑफ द थर्ड लेवल दैट चार्ली विजिटेड। मतलब कि चार्ली जो थर्ड लेवल पे पहुंच गया था उसका एम्बियंस, उसका माहौल कैसा था, वहाँ पे कैसे कैसे लोग थे, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी जो कि चार्ली के टाइम से बहुत डिफरेंट थी। मतलब कि सिंपली तुम्हें उसे डिस्क्राइब करना होगा कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या चीज़ें डिफरेंट थी। तो यहाँ से सीबीएसई में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आई टर्न टूवर्ड द टिकट विंडोज नोइंग दैट हियर on the third level at Grand Central I could buy tickets that would take Luzia and me anywhere in the United States we wanted to go। अब वो कहता है मैं टिकट विंडो की ओर बढ़ा ये जानते हुए कि यहाँ थर्ड लेवल पे, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल है, मैं टिकट्स खरीद सकता था जो कि मुझे और मेरी पत्नी लूजिया को यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं भी ले जा सकते थे उस टाइम के ज़माने में, इन द ईयर 1894। अब चार्ली देखो उस टाइम पे भी कितना एक्टिव था। उसने, अब किसी को अगर पता चले कि वो टाइम ट्रैवल कर चुका है तो सबसे पहले तो वो नर्वस होगा, लेकिन नहीं, चार्ली उस टाइम पे भी एक्टिव था और उसने सोचा कि क्यों ना मैं और मेरी पत्नी लूजिया, हम क्यों ना 1894 के ज़माने में यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं भी घूमें। एंड आई वॉन्टेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉइज। और चार्ली कहता है कि मुझे 2 टिकट चाहिए थे गेल्सबर्ग, जो कि इलिनॉइस का एक बहुत ही प्यारा सा शहर था। वहाँ जाने के लिए वो 2 टिकट्स चाहता था। हैव यू एवर बीन देयर? क्या तुम कभी वहाँ गए हो? चार्ली पूछता है। इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज। कहता है कि वो बहुत ही शानदार शहर है, अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स में है, जहाँ पे बहुत ही बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, जहाँ पे ओल्ड फ्रेम के बड़े बड़े घर बने हुए हैं, ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े मैदान हैं, एंड ट्रिमेंडस ट्रीज, और बहुत सारे पेड़ हैं, हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ ऑफ द स्ट्रीट्स, और जिसकी जो शाखाएं हैं, जिसकी जो ब्रांचेज हैं वो आपस में मिल रही हैं या फिर किसी घर के छत के ऊपर जाके मिल रही हैं। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वेयर ट्वाइस एज लॉन्ग। और वहाँ पे 1894 में गर्मियों की जो शाम हुआ करती थी वो दुगनी हुआ करती थी आज के ज़माने से। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, और पीपल जो हैं वो, जो वहाँ के उस टाइम के लोग थे, वो लॉन्स में, बाहर बगीचे में, लॉन एक होता है घर के बाहर छोटा सा प्लेस बना होता है, उसे हम लॉन कहते हैं, वहाँ पे लोग बैठा करते थे। द मेन स्मोकिंग सिगार्स, मेन जो हैं वो सिगार्स स्मोक करते थे, एंड टॉकिंग क्वाइटली, और बहुत धीरे धीरे बातें करते थे। द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस विथ द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड इन अ पीसफुल वर्ल्ड। और यहाँ पे चार्ली डिस्क्राइब कर रहा है कि 1894 में जो उसका ये गेल्सबर्ग जो है वो एक्चुअली उसके दादा का जन्मस्थल है, और इसीलिए, और चूंकि उसका बचपन वहीं बीता था, इसलिए उसे पता थी सारी चीज़ें कि यहाँ पे वो चीज़ें होती थी, ऐसे ऐसे घर थे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ वो चार्ली जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है। और मैं तुम्हें बता दूँ कि यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं सीबीएसई में पूछ सकता है कि डिस्क्राइब द लिविंग सेंस, वहाँ पे लोग किस तरीके से रहते थे 1894 में। ये पैरा से क्वेश्चंस आ सकता है, शॉर्ट आंसर आए या फिर लॉन्ग आंसर आए, तो चांसेस हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस आ जाएं। तो उसके बाद चार्ली कहता है, और हाँ यहाँ पे एक है कि द वुमेन वीविंग पाम लीफ फैंस। पाम लीफ फैंस कैसी होती हैं वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, इस तरीके के फ़ैन जो थी वो पाम लीफ फ़ैन थी। तो वहाँ की जो लेडीज़ थी वो इस तरीके की फ़ैन जो है वो शाम के टाइम पे, जब सभी जैसे कि मेन सिगार्स स्मोक करते थे, तो उस टाइम पे औरतें बैठ के इस टाइप की फ़ैन जो थी वो बुनती थी उस टाइम पे अपने हाथों से, 1894 के टाइम पे। अब कह रहा है टू बी बैक, और वहाँ पे फायर फ्लाइज थे। फायर फ्लाइज मतलब होती है जुगनू,
जो रात में जलते हैं ना, उड़ते भी रहते हैं और जलते भी रहते हैं, वही फायर फ्लाइज, उसी को कहते हैं, जुगनू को। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, अब कह रहा है टू बी, बहुत ही वहाँ पे शांति थी, बहुत ही ज़्यादा पीस था, हारमोनी थी वहाँ पे। आगे कह रहा है चार्ली टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट। अब चार्ली कहता है, चार्ली की बहुत इच्छा थी वहाँ पे जाने का, वहाँ पे चार्ली सेटल होने का सोच रहा था कि उस जगह पे जहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को हुए 20 साल हो गए थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने में अभी 40 साल बाकी था, 40 साल बाकी था। तो चार्ली उस टाइम पे जाना चाहता था, उस जगह पे जाना चाहता था, और वो उसके लिए 2 टिकट चाहता था ताकि वो और उसकी पत्नी दोनों ही जा सकें। अब आगे है, द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, ही ग्लिंस्ड एट माई फैंसी हैट बैंड बट ही फिगर्ड द फेयर। अब जब वहाँ पे टिकट काउंटर के पास गया तो क्लर्क ने, जब चार्ली ने उसे पैसे दिए तो क्लर्क पैसे गिनने लगा, पैसे देखने लगा। ही ग्लेंस्ड एट माई फैंसी हेड बैंड, उसके बाद उसने जो फैंसी हैट बैंड पहन रखा था उसके ऊपर उसने नज़र घुमाई। बट ही फिगर्ड द फेयर, बट उसने फिर वापस अपना भाड़ा का जो भी उसका काम था वो करने लगा। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और चार्ली कहता है कि मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं 2 कोच टिकट्स ले सकता था, एक वे का। बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी। लेकिन जब मैंने मनी काउंट करा और फिर ऊपर देखा तो क्लर्क जो था वो मेरी ओर घूर रहा था, मुझे घूर के देख रहा था। ही नॉडेड एट द बिल्स, दैट आंट मनी मिस्टर, ही सेड, उसने कहा कि ये पैसे नहीं हैं मिस्टर, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वॉन्ट गेट वेरी फार। स्किन मीन्स होता है कि तुम मुझे अगर धोखा से लूट के भागना चाहते हो तो तुमसे ज़्यादा चालाक मैं हूँ, तुम ज़्यादा दूर बच के भागने वाले नहीं हो। एंड ही ग्लिंस्ड एट द कैश ड्रॉअर बिसाइड हिम, और उसके बाद फिर वो जो उसके पास कैश ड्रॉअर थी जिसमें कैश परे थे वो उसकी ओर देखने लगा। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउ डेज। अब चार्ली कहता है कि अरे हाँ, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि उस टाइम के जो पैसे थे वो ओल्ड स्टाइल बिल्स होंगे, जिसकी साइज़ थी वो क्या थी, हाफ थी, आधी, मतलब आधे साइज़ का मनी था जो कि हम करंट डे में कर रहे थे, चार्ली यूज़ कर रहा था 1950s में। तो उसका आधा जो साइज़ का था पैसा वो 1890s में यूज़ हुआ करता था। एंड डिफरेंट लुकिंग, और साथ ही साथ उसका जो लुक था, पैसे का बनावट जो भी था वो भी बहुत डिफरेंट था। आई टर्न्ड अवे एंड गॉट आउट फास्ट, और फिर उसके बाद चार्ली जो वहाँ से निकला और बहुत तेज़ी से वहाँ से भाग गया। देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। अब चार्ली कहता है कि 1894 में भी जेल कोई एक ऐसी अच्छी जगह नहीं थी जहाँ कोई जाना चाहेगा, इसलिए वो वहाँ से भाग गया। तो चार्ली अभी ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर रहा है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई, वो वहाँ पे उसने किस तरीके के लोग देखे, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें डिफरेंट थी उसके ज़माने से, और वो इंसिडेंट उसने बताया जो कि उसके और क्लर्क जो टिकट काउंटर पे था उसके बीच में हुई। तो ये सारी चीज़ें चार्ली डिस्क्राइब कर रहा था। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये ही इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहाँ से किसी भी ऐसी क्वेश्चन उठा के दे सकता है कि डिस्क्राइब द एम्बियंस, वहाँ की जो भी चीज़ें हुई वहाँ पे, जो भी मैंने तुम्हें बताया है वो सारी चीज़ें CBSE क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो इस चीज़ को, सारी चीज़ें जो एक एक छोटी छोटी चीज़ें हैं कि उस आदमी ने क्या पहन रखा था, उस औरत ने क्या पहन रखा था, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें नहीं थी, जैसे ब्रास स्पिटून्स थे, वहाँ पे गैस फ्लेम्स थे वहाँ पे जो कि फ्लिकर कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखनी होंगी ताकि तुम एक बहुत ही बेहतर और अच्छे से आंसर लिख पाओ। तो मैं तो चाह रहा था कि आज इसी लेक्चर में इसको रैप अप कर दूं, लेकिन ये बहुत ही लंबा हो जाएगा और
बेहतर होगा मेरे लिए कि मैं इसका पार्ट 3 करके बना दूं एक वीडियो, जिसमें कि अच्छे से बहुत ही डिटेल में मैं उसका भी एक्सप्लेनेशन देके और ये चैप्टर एंड कर दूं। और उस वीडियो में तुम्हें इस चैप्टर के समरी के नोट्स मिल जाएंगे और क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स भी, PDF नोट्स भी मिल जाएंगे वहाँ पे। तो अगले लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए तुम लोग इस चीज़ को रिवाइज़ करो, बार बार रिवाइज़ करो ताकि भूलो ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि स्लिप कर सकते हैं माइंड से। तो ये सारी चीज़ें तुम रिवाइज़ करो एंड ऑल द वेरी बेस्ट।